प्रॉब्लम में कैसे एक इंसान दवाई के साथ साथ हम उसकी डे टू डे फंक्शनिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं, फैमिली का क्या रोल है, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है, उस सारे काम को लेके जो भी फंक्शनिंग होती है थेरेपी के थ्रू वो हम करते हैं। आम आदमी गांव में बैठा हुआ है, उसकी समझ के लिए आप किस चीज का इलाज करते हैं? तो जैसे मैंने बोला स्किज़ोफ्रेनिया, जब लोग कहते हैं ना कि ये पागल हो गया है, जैसे एक लड़का था वो कहता था अगर मैं हर काम करने से पहले 4 बार ताली बजाऊंगा तो मेरा काम ठीक होगा। लेकिन जवानी में जैसे हम कॉलेज टाइम में होते हैं तो गर्लफ्रेंड का भी होता है, लड़की को बॉयफ्रेंड का भी होता है, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। किसी का बॉयफ्रेंड उदास है और उस लड़की का पेपर है, वो पेपर देने नहीं जा रही है, तो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो सोच समझ कर नहीं कर रही कि उसने इतना बड़ा चीज रिस्क पे लगा दिया। क्या आप उनका चेहरा पढ़ते हैं, उसका कोई टेस्ट कैसे पता कैसे लगाते हैं? तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं ये पहुंचने में कि दिक्कत क्या है। तो बच्चा भी क्या करे और पेरेंट्स भी क्या करे, पैसे भी कमाने जरूरी हैं। आप ब्लेम तो किसी को नहीं कर सकते, आप उसके अराउंड बस मैनेज कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज से दी हरियाणा टॉक्स एक कैंपेन चला रहा है जिसमें 25 सक्सेसफुल वुमेन के हम इंटरव्यू करेंगे और हमारे इंटरव्यूज शुरू होने होंगे मार्च 8 इंटरनेशनल वीमेंस डे। आज हमारी पहली गेस्ट हैं कार्तिका शर्मा, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे। कार्तिका जी, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। Congratulations on starting this She Talks that you have mentioned that you're going to start. और मैं बहुत खुश हूँ कि इसका इनॉग्रेशन मुझसे हो रहा है जी। मैंने बस अभी रोहतक में अपना प्रैक्टिस शुरू किया है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। 6 महीने हो गए मुझे काम। क्या होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जो साइकाइट्री के डिसऑर्डर्स हो गए जिससे एक इंसान की डेली फंक्शनिंग काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। उस प्रॉब्लम में कैसे एक इंसान दवाई के साथ साथ हम उसकी डे टू डे फंक्शनिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं, फैमिली का क्या रोल है, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है, उस सारे काम को लेके जो भी फंक्शनिंग होती है थेरेपी के थ्रू वो हम करते हैं। अच्छा, तो ये आपने जो नाम लिए, ये अंग्रेजी नाम है। जो आम आदमी गांव में बैठा हुआ है उसकी समझ के लिए आप किस चीज का इलाज करते हैं? अच्छा, तो जैसे मैंने बोला स्किज़ोफ्रेनिया, जब लोग कहते हैं ना कि ये पागल हो गया है, इंसान नहाता नहीं है 2-3 दिन, कहता है आवाजें सुन रही हैं, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बोल रहा है कि तुम मर जाओ, कोई कह रहा है कि तुम किसी को मार दो, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दुख और इंसान को महसूस होता है, काफ़ी महीनों तक वो बहुत उदास रहेगा, फिर एकदम से आपको लगेगा ये ठीक हो गया, कि उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो खाने पीने लग जाएगा, हंसने खेलने लग जाएगा। तो 2 फेज देखने को मिलेंगे, एक डिप्रेशन का जिसमें वो उदास है, वो कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा मेनिया या हाइपोमेनिया का जिसमें वो इतना खुश है, वो एनर्जी से भरा हुआ है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसमें हम कहते हैं ना इंसान को इसको सीधा करने की आदत है, इसको ऑर्गेनाइज्ड रखने की आदत है, ये पड़ा है अच्छा नहीं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, तो वो उस लेवल पे आ जाता है कि वो डिसऑर्डर हो गया है। गांव में कहते हैं बैम हो गया इसका तो। वहम हो गया। तो आप बैम का इलाज करते हो? वो भी बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो आपने जो बताया, कई बार लगता है कि आप शायद, ये तो हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में होता है, एक्सट्रीम नहीं होता है लेकिन कभी ना कभी होता है। कुछ ना कुछ तो बहम, ऑब्सेशन तो सभी को हो जाता है। खेल का ऑब्सेशन हो सकता है, आजकल बच्चों को मोबाइल का ऑब्सेशन हो गया है। क्या ये भी डिसऑर्डर है? तो वो एक डिफरेंस है ऑब्सेशन और एडिक्शन में। ऑब्सेशन हमारे मन में एक विचार तब डेवलप होता है कि ये नहीं किया या तो मुझे कुछ हो जाएगा या मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा या उसको बचाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे एक लड़का था, वो कहता था अगर मैं हर काम करने से पहले 4 बार ताली बजाऊंगा तो मेरा काम ठीक होगा। अगर मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, मैंने 4 बार ताली बजाई तो वो ठीक ठाक वापस आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। जहां ये फोन का एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब हो गया कि जब तक वो इंसान वो काम नहीं करता उसके मन में बेचैनी रहती है। वो फोन हो, वो खेल हो, वो अपने लाइफ के आसपास के सारे जो चीजें उसको खुशी दे सकती है, प्लेजर दे सकती है, उसको भूल जाता है। उसको सिर्फ एक ही चीज खुशी देती है, वो है फोन। उसको दोस्तों के साथ बाहर जाना खुशी नहीं देगा,
उसको रिश्तेदारों से मिलना खुशी नहीं देगा, उसको वो खाना खाते वक्त भी होगा कि बस एक बारी फोन दे दो, क्योंकि उसके मन में उसकी आदत पड़ गई है और आदत एडिक्शन में चेंज। आजकल तो हम फोन का तो सभी को एडिक्शन हो चुका है लगभग, तो सबको आपके पास आना चाहिए। हाँ, अगर वो आपके बाकी कार्यों को प्रभावित करता है। लेकिन जवानी में जैसे हम कॉलेज टाइम में होते हैं तो गर्लफ्रेंड का भी होता है, लड़की को बॉयफ्रेंड का भी होता है, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। क्या ये इस तरह के भी पेशेंट आपके पास आते हैं? क्या आप उनका भी इलाज करते हैं? हाँ जी, इसको हम टर्म देते हैं को डिपेंडेंसी, कि दूसरे की इतनी आदत हो जाने की जैसे उसका बिहेवियर होगा वैसे मेरा हो जाएगा। तो अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो उदास है तो मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ। जिसकी वजह से सोचो कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड उदास है और उस लड़की का पेपर है, वो पेपर देने नहीं जा रही है, तो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो सोच समझ कर नहीं कर रही, कि उसने इतना बड़ा चीज रिस्क पे लगा दिया। जब ऐसे चीजें होती हैं तो डेफिनेटली मैं सोचती हूँ कि उनको एक थेरेपिस्ट के पास आना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान उस एक पर्टिकुलर इंसान के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा, इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हो गया। तो जो इस तरह के इशू से ट्रबल हो रहे होते हैं वो आपके पास आके बात करते हैं, आप उनसे लिखने के लिए कहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं सब बता पाएं। क्या आप उनका चेहरा पढ़ते हैं, उसका कोई टेस्ट कैसे पता कैसे लगाते हैं? तो हमारे साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट की टीम एक मजाक करती है कि जब भी किसी को किसी भी दिमागी या बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है तो वो कभी वो प्रॉब्लम लेके नहीं आते हैं। यूजुअली लोग कैसे आते हैं, जी स्कूल में पढ़ता नहीं है, देखो इसको कोई परवाह नहीं है, माँ बाप ने इसका इतना पैसा लगाया और ये एग्जाम देने नहीं गई। तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं ये पहुंचने में कि दिक्कत क्या है। बाकी जैसे आप कह रहे हैं, इसमें हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं बहुत सारे साइकोमेट्रिक और साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि शायद इनको डिप्रेशन है तो मैं चेक करती हूँ हर एरिया कि बायोलॉजिकली ये कैसे है, इनको नींद ठीक से आती है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा नींद आना और बहुत कम नींद आना दोनों एक रिफ्लेक्शन है कि कुछ तो मेंटली ठीक नहीं है, अगर फिजिकल हेल्थ परफेक्ट है तो। और भूख बहुत ज़्यादा लगना या बिल्कुल ना लगना, तो पेरेंट्स ये यूजुअली नोट नहीं करते, पर मैं इनको वार्निंग साइन बोलती हूँ कि आप देखो अपने आसपास पेट कैसा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा डायरिया, तो वो एंजाइटी भी आ रही है बॉडी के अंदर। इन चीज़ों को हम नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। जैसे एक मैं बोलती हूँ, हमारी साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जो सिर्फ आता होता है वो है रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन को समझने में हेल्प करता है। मैंने अभी अपने 2 साल की प्रैक्टिस और 2 साल की ट्रेनिंग में ऐसे 300 टेस्ट किए हैं और आज तक मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, क्योंकि उसकी इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग हमें मिलती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, जो साइकाइट्रिस्ट को नहीं आता, जो साइकोलॉजिस्ट को नहीं आता, वो हमें आता है। और वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन को समझता है और हमें एक्चुअल में डिसऑर्डर के बहुत करीब ले जाता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं है आप, कुछ उसी हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसी तरफ जा रही है। मेंटल हेल्थ भी तो यही है शायद, यही है, यानी कि ये सारी चीजें ही हैं। ज़्यादा और कम कहें तो यही कि कैसे हमारे सोशल सर्कल्स को हमें नोटिस करना चाहिए। हमारे आसपास बच्चा बिल्कुल खेलने नहीं जाता, पहले जाया करता था, तो क्या बात है, ये एक साइन है। तो जब हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं तो हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कि वो बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम ना आए, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम ना आए और सोशली कोई प्रॉब्लम ना आए। जब इसमें मोर और लेस आप बैलेंस कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपको तकलीफ लगती है, आप जाते हो साइकोलॉजिस्ट के पास, ओके। पर अगर वो डिस्टर्ब हो गई है तो डेफिनेटली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट दोनों के साथ आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। तो क्या सिर्फ ये बड़ों में इश्यूज है, बच्चों में इश्यूज नहीं आते हैं? बच्चों में बहुत हैं और मैं शॉक्ड हूँ इस वक्त बच्चों में इतने ज़्यादा हैं। एडोलेसेंट्स में ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि वो इतनी यंग एज में इतना मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं। अभी मेरे रिसेंटली कुछ क्लाइंट्स हैं जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा दोस्त नहीं है, तो ग्रुपिज्म, अकेलापन, स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं ही जाती हूँ, वो नहीं आते। और पेरेंट्स को लग रहा है तुम स्कूल पढ़ने ही तो जाती हो, क्या है इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। अब कल को वो बच्चा स्टेज पे कैसे जाएगा जब उसके मन में इतना डर होगा लोगों को फेस करने का, जब इस बात की इम्पोर्टेंस पेरेंट्स नहीं समझेंगे। तो क्या ये भी इलनेस है? हाँ जी,
कि उसको सोशल एंजाइटी हो जाएगी इन द फ्यूचर। हर ये तो हम सब भी बड़े ऐसे ही तो बड़े हुए हैं हम सभी। सर मेरे को लगता है हमारे टाइम में और अब में बहुत डिफरेंस है। तब जॉइंट फैमिलीज होती थी, अगर स्कूल में कोई नहीं भी है तो भाई बहन हो गए, चाचा जी के, ताऊ जी के, सोशल बॉन्डिंग तो थी। घर आके दादी भी है, ताऊ जी भी है, चाची भी है, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, रिश्तेदारी आती जाती रहती थी। अब इतनी न्यूक्लियर फैमिली है, बोथ द पेरेंट्स वो नौकरियां कर रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है बच्चे को देखने का। तो बच्चा भी क्या करे और पेरेंट्स भी क्या करे, पैसे भी कमाने जरूरी हैं। आप ब्लेम तो किसी को नहीं कर सकते, आप उसके अराउंड बस मैनेज कर सकते हो। तो आपने कहा लड़कियों को इशू आ रहा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब दोस्त मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो और बॉयज को क्या इश्यूज आ रहे हैं? बॉयज को होता है मेजर कि मुझे रोको टोको कम थोड़ा, ठीक है, पापा ने मुझे बोल दिया वीडियो गेम नहीं खेलनी, तो वो बदतमीजी थोड़ी सी डेवलप कर लेते हैं। तो लड़का और लड़की में एक डिफरेंस है, लड़कियों को ज़्यादा इंटरनलाइज्ड डिसऑर्डर होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं। इंटरनलाइज मतलब जो हम बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जैसे वो उदास रहने लग जाएंगी, उनको एंजाइटी बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, चुप चुप रहने शुरू हो जाए। जब लड़कों के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं, अगर लड़की को कोई बुली करेगा ना तो वो शांत हो जाएगी, दब जाएगी, सबमिसिव हो जाएगी। लड़के को कोई परेशान करेगा तो वो और गुस्से वाला उग्रवादी सा होने लग जाएगा। माँ बाप कहेंगे देखो स्कूल भेजते हैं ऐसे बदतमीजी करता है। वो बदतमीजी आपके साथ नहीं कर रहा, उसके मन में कुछ है जो वो बता नहीं पा रहा, तो उसका बिहेवियर इस तरीके से निकल रहा है। तो माँ बाप उसका इलाज थप्पड़ मार के करते हैं, वो बहुत गलत है। तो फिर तो मतलब आप ये देखिए हमारे हरियाणा में तो यही इलाज करते हैं माँ बाप, और 2 टिक देते हैं उसके और वो ठीक हो जाता है। ठीक नहीं होता, फिर वो माँ बाप से बात नहीं करता। हाँ, बात नहीं करता। फिर वो माँ बाप के पास आगे फ्यूचर में उस बच्चे को कुछ ऐसी इमोशनल दिक्कत होगी, उसे लगे मम्मी पापा के पास जाने का फायदा नहीं, वो छिपाना शुरू कर देता है। और यानी कि ये इलनेस फिर धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बनना गई। वर्ल्ड में मुझे अभी परसेंटेज सॉरी नहीं पता, पर मेन सुसाइड रेट ज्यादा है, क्योंकि वो जब शेयर करते हैं तो वो ऐसे गुस्से में करते हैं, लोगों को लगता है बदतमीजी कर रहे हैं, बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, फिर उस वजह से वो शेयर करना बंद कर देते हैं और मन ही मन परेशान होते रहते हैं। तो उन आदमियों को परेशान कौन कर रहा है? सब कुछ आई थिंक। देखो जब लोग पैट्रियार्की की बात करते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों को बहुत दिक्कत आती है। बच्चे छोटे हैं, बदतमीजी जैसे मैं बता रही हूँ, टीनेजर एक थोड़ा सा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अब हमें नहीं पता उसके पीछे क्या दिक्कत है, कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही, और उसको स्कूल के दोस्त चिढ़ाते हैं कि तेरे देख कितने कम नंबर आते हैं। उस चक्कर में वो क्या करें कि मैं बदतमीजी करूंगा ना तो वो मेरे नंबर्स की बात नहीं करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सामने वाले को। वेयरएज जब इसमें हम ब्लेम तो किसी को नहीं, पर रीजंस कुड बी स्कूल फ्रेंड्स, कुड बी टीचर्स, कि टीचर्स बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय उसको पीट देती हैं और बाहर खड़ा कर देती हैं क्लास के कि तू कुछ करता नहीं। उसको शेम आ रहा है मन में कि देखो पूरी क्लास अंदर बैठी है और मैं बाहर खड़ा हूँ। फिर मैं ये प्रिविलेज ले सकती हूँ एज अ गर्ल एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, कि मेरे मन में कभी नहीं था कि मुझे पैसे कमाना है। मैं पैसे शौक के लिए कमाना चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी। एक 18 साल का लड़का अगर बीटेक में एंटर कर गया है, उसका पहले दिन से क्या है, पैकेज मिल जाए, अच्छा पैकेज मिलेगा तो गर्लफ्रेंड मिलेगी या बीवी मिलेगी, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, मम्मी पापा रिटायर हो जाएंगे। तो प्रेशर तो पैट्रियार्की का लड़कों पे बहुत है। अब कुछ उसको अपने अंदर ले रहे हैं, कुछ बाहर भी दिखा रहे हैं नेगेटिवली, पर मुझे लगता है कि पैट्रियार्की किसी भी जेंडर को मदद नहीं कर रही है। ये मेरा एक पर्सनल फीलिंग है। आजकल लड़कियां कह देती हैं, वो कितना बुरा एक स्टेटमेंट आया हुआ था एक लड़की का कि इतने लाखों का पैकेज होना चाहिए, मुझे मंथली 4 लाख रुपए दे। अब क्या करे लड़का, कुछ नहीं कर सकता, वो तो बर्बाद हो जाएगा। अब इसी के खर्चे उठाता रहेगा तो, और फिर हम अगर वैसी लड़की अब इक्वालिटी मांगेगी तो कितना गलत है। कैसे मैं उसको फेमिनिस्ट बोल सकती हूँ? नहीं, कल ही मैं एक वो कोई रील देख रहा था, उसमें कहा था किसी लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे थे एक आदमी कि भाई आप डॉवरी के खिलाफ हैं या नहीं। डॉवरी तो बिल्कुल गलत है। तो फिर एलिमनी के पक्ष में है। नहीं, एलिमनी तो हमारा हक है, कि आप डॉवरी के खिलाफ है और एलिमनी के पक्ष में, ये तो डबल टॉक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना ज़्यादा भी, जैसे रिसेंटली कितने सुसाइड लड़के कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि फीमेल्स उनको टॉर्चर कर देती हैं टू अनदर लेवल। और मेरे को लगता है ये सारे लॉज लड़कियों के फेवर में बनाए गए थे कि पहले उनकी कोई बात नहीं सुनता था,
पर अब एक्सप्लॉयटेशन उन लॉज का ज़्यादा है और जिन सही लोगों को वो मिलना चाहिए उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। जी। तो मुझे एक याद आ रहा है, हरिद्वार में कहीं जब घूमने गए तो वहाँ कहीं किसी दीवार पे लिखा हुआ था कि पत्नियों से हमारा निम्र निवेदन यह है कि अपने पतियों को कम परेशान करें, क्योंकि हर साल हजारों पुरुष जो हैं घर छोड़ करके साधु बन रहे हैं, और क्योंकि वो अपने घर से परेशान, अपने पतियों को कम परेशान करें। तो कहीं ना कहीं ये जो बाबा बनने का भी है, हालांकि बड़ा धार्मिक सा टॉपिक है ये, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एस्केप तो ढूंढता ही है कि शायद मैं बन जाऊं छोड़ छोड़ के, तो कुछ शायद वो हो जाए। मुझे लगता है कि इसका बहुत एक डिफरेंस आता है विद कैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है जी। कैसे पेरेंट्स ने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया। जैसे छोटी छोटी बातें, आदमी नहीं रोते, लड़के थोड़ी ना रोते हैं। क्यों नहीं रोते हैं? अब वो जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो रोना भी तो एक इमोशन है। तो मेंस का प्रॉब्लम रहता है वो अपने इमोशंस को नंब करना शुरू कर देते हैं। रोना तो आपने पहले ही मना कर दिया, अब जब उन्होंने गुस्सा दिखाना फिर शुरू किया तो उस पे कह दिया देखो कितनी बदतमीजी करता है, हमने तेरे को इतना बड़ा 6 फुट का इसलिए कर दिया कि तू हमसे ऐसे बात कर रहा है। उसको ये भी कहते तो लड़कियों की तरह रो रहा है। हाँ, अब वो क्यों भाई? रोना क्या कोई जेंडर स्पेसिफिक भगवान ने बनाया था कि लड़कियां ही रोती हैं आदमी नहीं रोते? तो धीरे धीरे ऐसे कमेंट्स बोल बोल के आपने उनको एक्सप्रेस करने से कर दिया है मना। जब वो एक्सप्रेस नहीं करते तो वो इमोशनली तो कर ही नहीं रहे हैं, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगी, जहाँ एक आदमी घर आके अपनी बीवी को ये नहीं बोल सकता कि यार मेरा दिन बहुत खराब था, मुझे पता है तुम परेशान हो पर मैं नहीं सुन सकता, मुझे माफ करो, मैं सोना चाहता हूँ। डॉक्टर विकास कृति की मुझे एक बड़ी अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं छोटी सी रील उनकी वायरल थी, उसमें वो कह रहे थे कि लड़कियों से कह रहे थे कि भाई जिसको भी तुम अपना पति, जो तुम्हारा पति होगा उससे तुम मिलो तो उससे पूछना तुम आखिरी बार कब रोए थे। अगर वो रोया नहीं है ना तो फिर वो पत्थर है, राइट। तो उसमें इमोशंस नहीं है, मर चुका है उसका इमोशन। फिर उसको डील करना भी तो नहीं आ रहा ना इमोशनल सिचुएशन से। मेरे को नहीं लगता इस दुनिया का कोई भी आदमी है जिसकी बीवी रो रही है और उस आदमी को अच्छा लग रहा है। मैं नहीं मान सकती इस बात। उसको अपनी वाइफ को समझना और चुप करवाना ही नहीं आ रहा है तो वो सोच रहा है भागो भाई, मैं नहीं इतना डील कर सकता। तो वो डीलिंग का प्रॉब्लम है, वो इमोशंस का प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी बीवी से नहीं भाग रहे हैं, वो उस अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्ब्यूलेंस से भाग रहे हैं कि भाई ये तो क्या करूं मैं, इसको कैसे चुप कराना है, मुझे तो आता नहीं, मुझे तो सिखाया ही नहीं। वो टफ सिचुएशन का सामना कर सकता है पर रोती हुई बीवी का सामना नहीं कर सकता। तो उसे लगता है मैं भाग जाऊं तो इजी है। तो इसका कोई सोल्यूशन भी है? हाँ। क्या सोल्यूशन है? कि आपकी जो भी इजीएस्ट वे है, लिख के बताना, मैसेज करके बताना, ईमेल करके बताना, बीवी को कहना कि तुम पीछे चेहरा कर लो, अभी मेरे को कुछ मत बोलना, मैं तुम्हारी पीठ से बात कर लेता हूँ, पर अपने मन की बात बोलना। बीवी जज नहीं करेगी, जजमेंटल करेगी। तो वो बीवियों को भी सिखाने की चीज है। मैं बहुत बोलती हूँ कि एक आदमी को बहुत टाइम लगता है अपने मन की बात बोलने का, तो एटलीस्ट उस मोमेंट पे उसको समझो। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप उसी वक्त ना रिप्लाई करने की होड़ में मत रहो। लड़कियों को होता है इसने ये लाइन खत्म करी और मैं बोल दूं, खत्म भी नहीं करने देती, कई बार तो काट देती है बात। मैं कहती हूँ पहले बात सुनो, रिप्लाई नहीं करना है, समझना है और जवाब देना है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप बहुत रिलेट कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जो आपका होस्ट है वो कुछ अपनी लेकिन ये तो घर घर की कहानी है। ये घर घर की। अच्छा ये बताइए, जो महिलाएं होती हैं कई बार जो है बैक बाइटिंग करती हैं या चुगली करते हैं, इसको सिंपल सा कहें, और उसको कहते हैं कि बड़ी शांति आ गई उसके करने के बाद, एक माइंड फ्रेश सा हो गया। ये इसका कोई साइकोलॉजिकल वो भी है, ये कोई थेरेपी है क्या? सर इसके 2 कॉन्सेप्ट है। शेयरिंग तो मुझे लगता है अच्छी बात है, पर शेयरिंग का एक फीडबैक हमेशा आएगा। फीडबैक नहीं तो जजमेंट आ जाएगा। जैसे कि एक 2 सहेलियों ने आपस में बता दिया कि मेरे पति के साथ ये दिक्कत है और मेरी सास ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया। बात वहां तक तो फिर भी मुझे लगता है ठीक है भाई, अपने मन की वो कहीं बोलना चाहती है, उसने अपनी फ्रेंड के आगे कह दिया। अब वो फ्रेंड कहेगी तो एक काम कर, तू ऐसा कर।
अब वहां तो उस फीमेल का दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं चला रही है उस वक्त, वो अपने ओपिनियन से, अपनी एजुकेशन से, अपने एक्यूमेंट से काम नहीं कर रही है, उसने सामने वाले की बात सुन ली है। तो मैं यूजुअली लोगों को कहती हूँ कि आप इससे अच्छा एक थेरेपिस्ट के पास जाओ, जो आपको एक तो प्रोफेशनल एडवाइस देगा, आपके घर को तोड़ने का या आपसे जेलसी करने का उसका कोई मोटिव नहीं है। उसको है कि ये मेरे पास एक परेशान इंसान आया है, मैं इसको कैसे भी समझा दूं। Whereas आप इसको किसी से भी शेयर करोगे तो वो आपको अपना एक ओपिनियन दे देगा, और आपने वो अप्लाई किया तो आपको उसका रिजल्ट तो पता नहीं है। जिस तरह के इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं या पुरुष या कपल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो उनको कोई पत्थर पहनने को बता देता है। ऐसा थेरेपिस्ट पे जाने की बजाय वो किसी बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वो उनको अलग अलग, आप मंत्र का जाप कीजिए, आप ये स्टोन पहन लीजिए, आप वहाँ तीर्थस्थल पे चले जाइए, इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो काम करती हैं चीज़ें? स्टोन पहनने से, मंत्र जपने से, किसी तीर्थ स्थल पर जाने से कुछ होता है? सर ये तो विश्वास की बात है। मुझे लगता है अगर उससे आपको लग रहा है पॉजिटिव है तो व्हाई नॉट। साइंस क्या कहती है? मैं तो किसी भी चीज में अगर आप डर से कर रहे हो तो जिस दिन डर चला जाएगा उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है चला जाता है। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो सारे पंडितों से मिला है, जो खुद पंडित है, उनकी दोनों बेटियां मेरे पास आती हैं। तो मैं इन बातों में बिल्कुल इतना ये नहीं कहती कि अगर ये सॉल्व पंडित के पास सभी आते हैं और पंडित की बेटी आपके पास आती है, मतलब नाम नहीं किसी का वो करेंगे, लेकिन एक कहने का भाव है कि ये थेरेपी ही उसका इलाज है। सिर्फ थेरेपी नहीं, पर आई से थेरेपी मेजर इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, थेरेपी में होता क्या है? एक बार आपको पता लग गया कि इस क्लाइंट को या इस पेशेंट को ये इशू है, फिर उसका इलाज क्या होता है? क्या आप उनसे बातें करते हैं? दवाई तो शायद आप नहीं देते, हम दवाई नहीं आपसे देते, बातचीत करते हैं, कोई एक्सरसाइज करवाते हैं या कुछ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते क्या हैं आप? मेरा कॉन्सेप्ट थेरेपी में हमारा ये रहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि मैं उस इंसान से पहले तो पूछती हूँ कि आप बताओ, आप मेरे पास आज आए हो, मुझसे आप क्या उम्मीदें रखते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या गोल्स हैं आपके मन में इस थेरेपी को लेके। तो हल्का सा हम उन सारे गोल्स को ना क्वांटिफाई कर देते हैं। क्वांटिफाई कैसे? कि वो बोलेंगे मैं अच्छा महसूस करना चाहती हूँ, मैं कहूँगी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। अगर लड़की बहुत मोटी है तो वो कहेगी मेरा वेट लॉस हो जाए ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं उसको पहले तो बताऊंगी कि एक्सरसाइज क्यों करनी है, एक्सरसाइज से वेट लॉस के अलावा और क्या क्या आपको फायदे होंगे। तो उसके बाद आप अच्छा खाना खाओगी तो क्या होगा। टेक्निकली उसने कहा कि मुझे अच्छा महसूस करना है, वो मैं एक्सरसाइज से करूंगी। तो एज अ थेरेपिस्ट मेरा रोल क्या बन गया कि मैं उसको फिटनेस ट्रेनर बन गया। अब तो वो भी मेरा काम है, मैं उसको रेगुलर कैसे कराऊं। पहले मैं उसको बोलूंगी, अब कोई बहुत मोटा है उसका मन नहीं करेगा क्योंकि बॉडी में तो इनएक्टिविटी आ गई है, मैं उसको कहूंगी अच्छा एक काम करो, एक दिन चली जाना, तुम अपना हफ्ते का डेट डिसाइड कर लो, चली जाओ। फिर वो जाएगी, कहेगी पता है वैसे मैम आपने मुझे एक कहा था, मैं ना 2 दिन चली गई। तो मेरे लिए तो वहीं से थेरेपी का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद वो कहेंगे कि मुझे अच्छा तब लगेगा जब मेरे पापा मम्मी मुझसे अच्छे से बात करेंगे। तो एट टाइम्स मैं मॉम डैड को बुलाती हूँ थेरेपी में कि सर आपको क्या लगता है, मैम आपको क्या लगता है इस वक्त इस बच्चे में आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है। तो जो भी कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है, उसमें एक ब्रिज का काम करना, कि पेरेंट्स को समझाना कि करंट लाइफ कैसे चल रही है, आपको उससे थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, और बच्चे को समझाना कि पेरेंट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे छोटी सी बात है, लड़की कहती मेरे सारे दोस्त 12 बजे तक घूमते हैं, पापा मम्मी मुझे कहते हैं तुम 9 बजे घर आ जाओ। अब लड़की उस चक्कर में माँ बाप से चिढ़ के बात करती है हर रोज, पेरेंट्स डांट मारते हैं कि तुम तो आवारा हो गई हो। अब उस लड़की को समझाना कि पेरेंट्स तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि सोसाइटी में उन्हें डर लगता है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है एक यंग गर्ल के लिए। और लड़की को ये समझाने के बाद पेरेंट्स को समझाना कि आप कुछ वे आउट निकालो, हफ्ते में एक दिन जहाँ पिक एंड ड्रॉप शायद आप कर सकते हो, आप उससे उसके टच में रह सकते हो, उसकी लोकेशन शेयर कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का फायदा है बहुत। तो मैं ऐसे ब्रिज करती हूँ कि बच्चे की भी रह जाए, माँ बाप की भी रह जाए, और दोनों एक दूसरे को समझे, ना कि लड़े। तो थेरेपी के बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं कि टेक्निकली थेरेपी आपकी लाइफ आसान करने में लगी रहती है। एक बहुत बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ स्टूडियो में आए थे, जो कैमरे पे रिकॉर्डिंग होने के बाद उनसे जैसे बाद में बैठ गए, तो वो ही बता रहे थे आजकल कपल्स में एक बड़ी इशू आ गया है, उनकी शादी को 15-20 साल हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारी लाइफ में स्पार्क खत्म हो गया है।
तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि स्पार्क वापस आ जाए। ऐसा भी कुछ, ये भी कोई थेरेपी वाला इशू है? सो रीजंस होते हैं स्पार्क के, जैसे एक एनर्जी बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है हमारी, धीरे धीरे लो होने लग जाती है। मैं कपल्स को एक चीज़ बहुत बोलती हूँ कि ऐसी एक एक्टिविटी एटलीस्ट वंस अ वीक आपको करनी चाहिए जो सिर्फ आप दोनों करोगे, क्योंकि जब एक औरत माँ बन जाती है ना तो उसमें मदरली अफेक्शन ज़्यादा आ जाता है और वो थोड़ा सा अनडाउटेडली साइड लाइन करती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइकोलॉजी की हर टेक्स्ट बुक बोलती है जी, कि जब उनके बच्चे होते हैं तो उनका फोकस होता है बच्चों के साथ ये कर लो। बट हस्बैंड्स को क्या होता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मैं बोलती हूँ एक एक्टिविटी आप साथ करो, आप एक्सरसाइज साथ जाओ, आप पेंटिंग साथ जाओ, आप डांस सीखो, आप कोई भी करो, आप हॉर्स राइडिंग कर लो, आप स्विमिंग कर लो, कुछ भी करो, पर वो साथ करो कि उसमें ये लगे कि हम एज अ कपल कहीं जा रहे हैं। तो स्पार्क मतलब वो बच्चों की माँ के साथ नहीं, अपनी पत्नी के साथ टाइम बिता रहा है। ये बहुत है, मतलब मेरे पास 90% कपल्स ये कहते हैं हम कहीं भी जाएं ये बच्चों को साथ ले आती है। और हर कन्वर्सेशन में बच्चे आते हैं, हर लाइन में बच्चे आते फिर हैं। वो डिनर हो रहा है ना तो माँ कहेगी अच्छा मैं इसको खिला दूं, अच्छा मैं इसको खिला दूं, देखो ये क्या कर रही है, अच्छा तुम इसको पकड़ लो। तो फिर वो कहेगा कि हम कहाँ गए। जिसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं मिलता है। और बच्चों की कन्वर्सेशन में बाप ज्यादा बोल भी नहीं सकता है कि इसका इलाज क्या है। हाँ, मतलब बोल तो सकता है, पॉइंट ये होता है उसको उस वक्त फादर नहीं बनना है, उसको उस वक्त हस्बैंड रहना है और उसको अपनी वाइफ से बात करनी है। तो यहाँ से भी एक कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाता है। तो कार्तिका जी, आप कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं? क्या सिर्फ रोहतक में ऑपरेट करते हैं? क्योंकि पॉडकास्ट के बाद हो सकता है कि कोई हमसे पूछे। हाँ, वैसे हम आपकी परमिशन के साथ आपका ईमेल आईडी या कोई कांटेक्ट हम पॉइंट इसके अंदर डाल देंगे। तो आप कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं? सिर्फ रोहतक में, कहीं बाहर भी? आपसे कैसे? सो टेक्निकली मेरे 3 तरीके हैं ऑपरेट करने के। फर्स्ट मैं रोहतक में करती हूँ, मेरा क्लिनिक है कहाँ? मॉडल टाउन में जी। और सेकंड मैं रोहिणी में करती हूँ दिल्ली में, वहाँ पे भी क्लिनिक है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट के साथ काम कर रही हूँ वहाँ, तो मैं वहाँ 2 दिन होती हूँ, थर्सडेज एंड सैटरडेज। बाकी मेरा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जितने भी मेरे इंटरनेशनल या आउट ऑफ दीज 2 सिटीज़ क्लाइंट हैं वो सारे मैं ऑनलाइन देखती हूँ। जी, आपकी पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से हुई और आपने कितनी पढ़ाई की हुई है? पढ़ाई तो मैंने काफ़ी करी हुई है। पहले मैंने MBA किया था 5 ईयर इंटीग्रेटेड MDU यूनिवर्सिटी इंसार से। उसके बाद मैं काम कर रही थी पर मैंने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई और करते हैं। तो मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था हमेशा से, मैं 12th में भी साइकोलॉजी लेके बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी, पर पता नहीं किस्मत मुझे MBA की तरफ ले गई। सो फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया और मैंने मास्टर्स ओपन यूनिवर्सिटी से किया, बस इसलिए कि साइकोलॉजी पढ़ लेती हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में आई, जब मैंने देखा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी पे, अपने ऊपर एज अ पर्सन, तो मुझे आज तक याद है मैंने MA करी अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी में और मैंने अपने पापा मम्मी को कहा कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो वो थोड़े से हताश हो गए कि भाई हम इसकी शादी वादी करते हैं अब इसको और पढ़ाई करनी है। फिर कोविड आ गया तो मेरा एडमिशन डिले हुआ, बट 2020 में मेरा एडमिशन हुआ स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज हैदराबाद, और मैंने वहाँ MPhil करी। और ये मेरे को इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मेरे डीन ने मेरे को देखते ही मुझे बोला कि ये तो नहीं कर पाएगी, MPhil बहुत टफ होती है और इसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, इसने तो मास्टर्स भी ओपन से करी, इसको क्या ही आता होगा। और मैं रोते रोते, मेरे पापा और मैं बैठे थे और मैं निकली और मैंने कहा मेरा एडमिशन कैंसिल कराओ, मुझे पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे। देखो कितना डीमोटिवेटिंग डीन है। और 2 साल बाद मैं टॉपर रही। हमारे 6 एग्जाम्स होते हैं 2 साल में, 6 के 6 में टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट। गवर्नर ने मुझे वहाँ पे तेलंगाना स्टेट के गवर्नर ने मुझे गोल्ड मेडल दिया और मैंने सबसे पहला ईमेल अपने उस डीन को किया कि सर आपने मुझे ऐसा कहा था पर आज मेरे पास गोल्ड मेडल है। और 2 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए एंड मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बहुत डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ। भगवान की दया से और मेरे आई वुड से माई ओन स्किल्स, हार्ड वर्क, मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिलता है कि जब मुझे क्लाइंट्स 1-2 साल बाद कॉल करते हैं मैम आपने तब मेरी मदद करी थी। तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ट्रीटमेंट क्या महंगा होता है? सर महंगा तो होता है क्योंकि टेक्निकली 60 मिनट्स इट्स जस्ट फॉर 1 क्लाइंट। उसमें हम काफ़ी एम्पैथेटिक भी रहते हैं, मतलब हमारी दोनों नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब हमारी साइंस और हमारी साइकोलॉजी की आर्ट पूरी इन्वॉल्व होती है। पर फॉर स्टूडेंट्स एंड
जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा स्लाइडिंग स्केल रखती हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से जो कहते हैं मैम हम अपनी पॉकेट मनी से इसका सेशन का अमाउंट देंगे। तो मैंने बहुत लो भी किया, एज लो एज 500, कि तुम्हारे को जितने देने हैं तुम मुझे लिख दो, मैं वही फाइनल कर दूंगी। और पूरे टाइम सारे क्लाइंट्स में ऐसे नहीं ले पाती क्योंकि मुझे भी काम करना ही है, पर मैंने हफ्ते में 8 स्लॉट्स रखे हुए हैं, 8 जो मैं उनके लिए रखा है कि जो भी मेरे से स्लाइडिंग स्केल मांगेंगे मैं इनके लिए बुक करूँगी। क्योंकि मेंटल पीस तो आपको भी चाहिए क्योंकि जितना भी हम दान पुण्य करते हैं या समाज की सेवा करते हैं, एम्पावर करते हैं एक ऐसी कम्युनिटी को जो डिसएडवांटेज्ड है, तो एक मेंटल पीस आपको भी मिलता होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और गर्ल्स स्पेशली मे बी मेरा एक अटैचमेंट रहता है कि मुझे उनकी स्ट्रगल्स बहुत अच्छे से पता है, तो मैं बहुत उनको कहती हूँ कि तुम्हें मदद चाहिए। जैसे वो मुझे रीच आउट करती हैं, फिर वो बात नहीं करती वापस, तो मैं उनको सामने से मैसेज करती हूँ कि इज एवरीथिंग ओके, तुम्हें शुरू करना है। तो हर बार वो कहती है कि हमें डर लग रहा था आपको बोलते हुए, पर अगर आप इस प्राइस पे मान जाओ तो वाई नॉट। सो आई डू दैट, आई लव इट, आई एंजॉय इट। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद क्या आपको रिलेशनशिप के इश्यूज नहीं आते? क्योंकि आप दूसरों को थेरेपी देते हो, कई बार आपको थेरेपी की जरूरत, आपको लगता है यार मुझे तो खुद को थेरेपी की जरूरत है, दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है सारे स्किल्स को। हाँ, आई मीन ये होता है। और थोड़ा थोड़ा आप, अगर आपकी कोई सिमिलर प्रॉब्लम हो आपके क्लाइंट के साथ, तो एक काइंड ऑफ आप भी ट्रिगर हो जाते हो, आपको भी सारे फ्लैशबैक होने लग जाते हैं। उसके लिए आई थिंक दी थेरेपिस्ट कम्युनिटी इज़ वेरी नाइस। हम मेरे सुपरवाइजर्स जो हैं, तो अगर मैं कभी बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ काम से या मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपस में पीयर ग्रुप थेरेपी एक दूसरे के लिए करते हैं। हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हम उनको रीच आउट करते हैं। तो मेरे जितने भी प्रोफेसर्स थे, मैं बेझिझक उनको कॉल कर देती हूँ कि सर आपके पास अगर इस वीक टाइम हो तो मुझे बात करनी है। तो उस हिसाब से आई थिंक थेरेपिस्ट कम्युनिटी इज क्वाइट वेलकमिंग इन दिस, कि अगर तुम्हें दिक्कत है तुम बात करो, आओ। क्योंकि इन दी एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हमारे को औरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, पर वही है ना, अपनी दवाई खुद को कम लगती है। तो हम हंसते हैं कि अरे तुम्हें क्या दिक्कत, तुम अपने नोट्स पढ़ लो पुराने तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, वो तो एकेडमिक हो गया ना। हाँ। लेकिन ये तो 1-to-1 सेशन, 1-on-1 सेशन जो होता है, ये तो ऐसी कौन कौन सी डेली लाइफ में चीजें हैं जिनको करने से हम मेंटली पीसफुल भी रहेंगे, और इन सारे इश्यूज अगर लाइफ में चल रहे हैं तो इनमें भी काफी आराम मिलेगा? फर्स्ट आई से कि आप खाना अच्छा खाओ, थोड़ा सा हेल्दी, लेस ऑयल। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो, ऑयली फ्राइड ये सब, तो बॉडी भी ना थक जाती है, स्लगिश हो जाती है। तो गुड फूड, एक मील होना चाहिए जिसमें आप अच्छा फाइबरस खाना खाओ। दूसरा एक्सरसाइज, अनडाउटेडली एक्सरसाइज सिर्फ ये नहीं कि पतला होना, फिटनेस रहती है ना, खुद में कॉन्फिडेंस रहता है। उसके साथ साथ आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है। आप जहाँ भी एक्सरसाइज करने जाओगे ना, आपको अच्छे थॉट्स के एक्टिव लोग मिलेंगे, फिर वो आपको 2 अच्छी बातें बताएंगे, आपका एक सोशल सर्कल बन जाएगा एक्स्ट्रा। सेकंड, हमेशा खुद के साथ दिन में 30 मिनट्स बैठना चाहिए। तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल खुद लिखती हूँ। मैं अपने हर क्लाइंट को एडवाइस करती हूँ कि दिन में बैठो 30 मिनट्स और सोचो कि किस चीज़ के लिए तुम शुक्रिया करोगे, भगवान को, पेरेंट्स को, किसी को भी, कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। तो 30 मिनट्स उसमें डिवोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिविटी जो आपको बहुत खुश करती हो, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग, आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग। अपने माइंड को रिमाइंड कराना टेक्निकली कि खुश होने के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड कम्युनिकेशन, बात करना। पेरेंट्स के साथ बैठो 15 मिनट, उनसे उनके दुख डिस्कस करो, अपने उन्हें बताओ, उनके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखो। कोई दोस्त है तो वीकली एक बारी मिलना बहुत अच्छी बात है। आपका पार्टनर है तो वही, जैसे हमने डिस्कस किया क्वालिटी टाइम, तो 15-20 मिनट ही बेशक बैठो और डिस्कस करो कि जी आज का दिन कैसा गया। तो मुझे पूरे दिन का बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टर शिवानी जो है ना, वो आती है, वो बोल रही है वो भी शायद ऐसी बातें करते, कहीं ना कहीं वो थेरेपी ही बता रही होती हैं। वो माइंडफुलनेस बता रही हैं अनडाउटेडली, पर थेरेपी क्योंकि इतनी सब्जेक्टिव है, आपने मुझसे जेनेरिक पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ। जी। सब्जेक्टिव होगी तो मैं अपने हर क्लाइंट के हिसाब से उसको अलग बताऊंगी। पर ये चीज़ें आप लाइफ में आप अडॉप्ट करो ही करो तो बहुत इम्पैक्ट आता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके अंदर भी क्या इश्यूज रहते हैं? क्योंकि ओल्ड एज होने के बाद कोई किसी तरह का एम्प्टीनेस सिंड्रोम या इस तरह की चीजें होती हैं, उनके लिए क्या इलाज है? एक तो मैं हर
बच्चे को एडवाइस करूंगी जो बहुत पैसे कमा रहा है और बहुत सारी मेड्स रख सकता है घर पे, ना रखे। सबसे पहले रिटायर हो जाते हैं पेरेंट्स जिनको हर रोज ड्यूटी पे जाने की आदत होती है। अब वो 24 घंटे टीवी चला रहे हैं, वो फोन देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। आप मेड्स मत रखो। अपने पेरेंट्स को आप एक्सरसाइज करने नहीं भेज सकते हो तो ये घर के काम करके वो एक्टिव रहेंगे, उनका टाइम यूज होगा। डिप्रेशन सबसे ज्यादा ओल्ड एज में एक ही रीजन है कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। बच्चा अमेरिका चला गया है, माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करेंगे वो? अब उनकी काम वाली आ रही है, वो सफाई भी कर रही है, बर्तन भी कर रही है, खाना भी बना रही है, कपड़े धुल गए कपड़े भी सुखा रही है। मेरे पेरेंट्स भी रिटायर्ड हैं तो मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि आप मशीन से कपड़े निकालोगी, आप झुकोगी, आप सुखाओगी, आपके हाथ उठेंगे। ये आपकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि कल को कोई दिक्कत आए और हम लोग नहीं आ पाए आपके पास, हम ना हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए मेड्स का इम्पैक्ट बस इतना रहना चाहिए कि वो उनके घर के इम्पॉसिबल टास्क कर दे, पर जो काम वो लोग करने की क्षमता रखते हैं वो उन्हें करने दो। अकेले हो जाते हैं पेरेंट्स, और ये तो अपने बहुत बर्निंग इशू हुआ था, आजकल बहुत हो गया। चलो यूएस अमेरिका ना गए, गुड़गांव में जॉब करते हैं या दिल्ली में जॉब करते हैं, पेरेंट्स के पास वीकेंड पे आते हैं, धीरे धीरे वो एक वीकेंड मिस करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे महीने में एक बार आते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद तो फुल टाइम खाली है। पेरेंट्स में मेरे को इसमें आई विल टॉक अबाउट पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स रिजिड हो जाते हैं, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, मैंने इसे बनाया, मैंने पूरी जिंदगी बिताई, घर तो वही है जहाँ घर के लोग हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मेरे आगे रोते हैं, मैम मम्मी को प्लीज बोलो मेरे साथ चलें। माँ घर नहीं छोड़ना चाहती। अब आप क्या करोगे? वो बच्चा कह रहा है मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ, ना बोलो ही मेरे साथ चलें। लेकिन आप ये बताएं ना कि मम्मी चली भी जाती हैं तो मियाँ बीवी दोनों जॉब पे चले गए, वो आते हैं शाम को लेट आते हैं, आके खाना पीना खा के सो जाते हैं, तो मम्मी तो वहाँ भी अकेली है। हाँ, तो उसमें आप कम्युनिटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो। रिसेंटली मेरे क्लाइंट रिटायर हुए हैं और उन्होंने मुझे बोला मैम मैं तो बहुत बोर होता हूँ, तो मैंने उनको एक बुक क्लब ज्वाइन कराया। अब उनकी वाइफ है, वो और उनकी वाइफ एक पेंटिंग क्लास में जाते हैं 3 times a week। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हाई थे तो वो बुक क्लब पेंटिंग क्लास ही जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि हम मैक्सिकन फूड की हमने कुकिंग क्लास ज्वाइन करी है और हम वो सीखने जा रहे हैं। तो पॉइंट है कि आप चीजें कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पहले तो क्या होता था, फैमिली सारी आसपास रहती थी तो सबका मन उसमें ही लग जाता था, पर अब ऐसी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के साथ बहुत चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में हर रोज़ ला सकते हो। लोग योगा क्लासेस इतने होते हैं, जैसे गुड़गांव की सोसाइटीज़ हैं उसमें कम्युनिटी क्लब्स हैं, वहाँ पे वो योगा सिखा रहे हैं, एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत होती हैं। एंगेज कराना पड़ता है, वो सबसे डिफिकल्ट हो जाता है विद ओल्ड एज। हमने बचपन में पढ़ा था ना, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो मुझे लगता है कि आप सभी कह रहे हैं कि बिना समाज के किसी का भी जीवन संभव नहीं है। नहीं है। आप, मैं बाहर निकल रही हूँ, जैसे छोटी सी बात, आज आप मुझसे मिल रहे हो तो मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख, मैं यहाँ नहीं आती तो ये इंटरेक्शन नहीं होता। मैं अगर जिम जाती हूँ तो मेरे को वहाँ पे 4 डिफरेंट करियर के लोग मिलते हैं। अब देखो, उन्हें बस इतना पता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो पता है क्या करते हैं, 10 मिनट मुझसे बात कर लेते हैं, अच्छा बस हाँ मेरा मन ठीक हो गया। उन्हें भी तसल्ली रहती है कि उन्होंने किसी प्रोफेशनल से बात कर ली। अब मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से मिल रही हूँ तो मुझे लगता है वे देखो इसकी कला क्या है, वो मुझे कुछ अपनी स्ट्रगल बताएगी, मैं उसको सुन के हैरान होंगे, वो मुझे अपनी कुछ बातें बताएगी। तो हम जितना इंटरेक्ट करते हैं हम लर्न करते हैं, हम एक अपना भरोसे का कोई इंसान क्रिएट करते हैं और हमें नहीं पता ये चीज़ हमें कब कहाँ कैसे मदद करे। तो समाज में उठना बैठना, इन्वॉल्व रहना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपको अभी कई इशू जैसे नहीं हो जाते, किसी से मिलके कर दिया यार, बहुत परेशान कर दिया, बहुत चिपक गया, अब कैसे पीछा छुड़ाएं, कैसे डील करते हो? हाँ, तो जैसे थेरेपी में ये इसको कहते हैं ट्रांसफरेंस, कि इंसान इतना कनेक्ट करने लग जाता है क्लाइंट या पेशेंट कि उन्हें होता है कि अब इस थेरेपिस्ट को नहीं छोड़ना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। तो उसमें हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चलते हैं क्योंकि हमें समझ आ जाता है जब ट्रांसफरेंस हो रही है। तो जैसे अगर मेरा क्लाइंट था, वो कहता है कि मैं तो थेरेपी नहीं रोकूंगा, और मुझे दिख रहा था कि ट्रांसफरेंस शुरू हो गया है। तो मैंने उसके फादर को और उसको बुलाया, मैंने कहा सर आपको क्या लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट है बच्चे में? तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स, पहली बार सेशन लेने आया था तो नहाया भी नहीं था और मेरे साथ कल सैलून होके आया है,
तो मुझे लगा कि भाई ग्रूमिंग कर रहा है, अपडेट रह रहा है, अच्छी बात है। कहता पहले कहीं जाता नहीं था, आज इस सेशन के बाद इसने अपने दोस्त के घर मुझे कहा है कि मुझे ड्रॉप करो, तो मतलब सोशली एंगेज हो रहा है। कॉलेज में अटेंडेंस 100% चल रही है। तो मैंने उसको बोला कि सी यू आर सेइंग कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट मुझे तो फीडबैक अलग मिल रहा है और मुझे दिख भी रहा है, मेरा भी तो कोई क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है ना। तो जब उसके आगे ये साइंटिफिक बात हुई तो वो मेरे को कैसे बोले कि मैं अभी भी थेरेपी कंटिन्यू करूँगा। फिर भी एकदम से कट करना बहुत ही ट्रबलसम होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले अगर मैं एवरी वीक रखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा अब हम एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ गैप और देखते हैं कि 15 दिन में तुम कैसे फंक्शनिंग करते हो। तो मैं हफ्ते में एक सेशन की जगह 2 हफ्ते में एक सेशन उसको उसी वक्त कर देती हूँ। फिर धीरे धीरे महीने में एक, उसको हम कहते हैं फॉलो अप सेशंस, जस्ट टू सी कि रिलैप्स ना हो वापस प्रॉब्लम में। उसको भी पता हो कि मैंने इस महीने इस तारीख को थेरेपिस्ट से मिलने जाना है और मैं उन्हें सब बताऊंगा और कोई प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे करके जैसे डॉक्टर दवाई टेपर करता है, हम सेशंस की फ्रीक्वेंसी को कम करना शुरू कर देते हैं। आजकल पेरेंट्स एक बहुत ही सीरियस इशू को फेस करते हैं। लड़कियां जो हैं एज होने के बाद भी, अचीव करने के बाद भी शादी के लिए हाई नहीं करती हैं। वो कहती मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी करनी ही क्यों है, क्योंकि मुझे किसी और की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। और अब ये इसके लिए भी कोई थेरेपी होती है? इसको बोलते हैं हाइपर इंडिपेंडेंस, जो, और जैसे भी इसमें हाइपर वर्ड आ गया तो मतलब एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस, और जैसे ही एक्सट्रीम है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। ये इसके पीछे एक ही रीज़न नहीं होता, और थेरेप्यूटिकली भी मुझे बहुत समझदारी से उस लड़की को बात करनी पड़ती है। अगर मैं उसको कह दूंगी नहीं तुम गलत सोच रही हो, शादी तो करनी ही पड़ेगी, तो वो डिफेंसिव हो जाएगी कि मेरे को इसके पास नहीं आना है। तो टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे लड़के इन्वॉल्व नहीं होते। अब एक लड़की है, जैसे इसमें कोई झूठ नहीं है, 25 लाख का उसका पैकेज है, 25 लाख का लड़के का पैकेज है, पर आप लड़की से उम्मीद करोगे कि पूरा दिन वो काम करके आएगी और वो खाना बनाएगी सबके लिए जी, ठीक है। तो लड़की कहेगी भाई इससे अच्छा तो मैं अकेली रहूं, अपने लिए बनाओ या मैं बाहर से ऑर्डर कर लूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके और पूरी फैमिली के लिए मेरे को क्यों बनाना है। यहीं पे अगर लड़का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो कि चलो दोनों चलते हैं, दोनों करते हैं, ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एट होम भी हो, तो लड़कियां शुरू कर देंगी। पर अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक होता है, और इसमें मैं मेन को इतना ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 90% ऑफ द हाउसेज बेटा पानी ले आओ भाई के लिए, तो वो वही देख के बड़े होते हैं कि बहन तो कर देगी, बहन नहीं तो मम्मी कर देगी या तो कोई और कर देगा। लड़के करना भी चाहे ना तो घर की जो औरतें उन्हें करने नहीं देती हैं। औरत की दुश्मन औरत ही होती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सच में। जैसे हाउसवाइफ मदर है तो कहेगी बैठ ना तू, मैं कर दूंगी। फिर जो एक कॉमन डायलॉग है जो मेरे को बहुत मैरिड लड़कियां बोलती हैं, मैम इनकी मम्मी बोलती हैं कि मेरा बेटा तो पहले पानी का ग्लास भी नहीं लेता था, तूने आके सीधे बर्तन करवाने शुरू कर दिए। अब वो लड़का कहता है कि मैं काम करता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे कुछ बोल देती है कि अच्छा अब तू चाय भी तू ही बनाएगा, और मैं नहीं करता हूँ तो मेरी वाइफ गुस्सा हो जाती है। आई फील कि बॉयज वांट टू हेल्प, पर कुछ भी कहीं से कमेंट आता है उससे बचने के लिए जो उनके लिए इजीएस्ट वे क्या होता है, भाग जाओ। जी, वो शादी होने के बाद जो है ना, लड़का कुछ ही बोलता है और माँ बाप को पसंद नहीं आता है, तो वो ये कहते हैं कि इसमें अगर बहू बोल रहा है, मतलब ये नहीं बोल रहा है, इसमें किसकी पत्नी बोल रही है। इसमें माँ बाप ये नहीं समझते कि वो अपने बेटे को कितना कमजोर समझ रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि 30 साल का आपका लड़का, उसमें अकल नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, कि कोई कल ही उसकी महीने पहले शादी हुई तो उसकी बीवी उसको जो सिखाएगी वो वही बोलेगा। लेकिन लड़के बदलते तो हैं शादी के बाद, वो अच्छे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छी बात है, यानी कि उनके पास स्पेस होता है, रिस्पेक्ट। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत फनी है, सबसे ज्यादा एक लड़का पता है कब बदलता है, उसकी बेटी हो जाती है। हाँ, फिर तो क्यों? अब मैंने रिसेंटली मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा तुम्हारी बेटी पता है क्या देखेगी, कि कल को मुझे भी किसी लड़के के लिए ऐसे ही काम करना है। मैम कैसी बात कर रहे हो, मेरी बेटी काम करेगी? मैंने कहा तो फिर वो किसी और की बेटी क्यों करेगी? ये इक्वालिटी अपने मन में लाना, ये उनको, लड़की होना उनको बदल देता है। जैसी उनकी बेटी होगी ना, आप देखोगे उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि अरे इसको तो मैं रानियों की तरह रखूंगा, इसके लिए पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। तो वो अपनी वाइफ के लिए भी वैसा ही सोचे
आजकल तो मीम चले पापा की परी पापा की परी वो जो है होती भी है, वो होती भी वो है, होती भी है। बिल्कुल होती है। अच्छा, अब तक जितने भी आपके पास केस आए हैं, कोई काफी टफ जो आपको लगा हो कि भाई इसकी थेरेपी हो तो गई, बढ़िया समय भी लगा, लेकिन बहुत टफ था, मतलब इस तरह के ऐसी कोई हाँ, आप अगर कंफर्टेबल कोई शेयर करने में? तो मेरा एक क्लाइंट था और बहुत टफ, मतलब सेल्फ हार्म की उसको आदत थी लड़की को, और सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम्स थे, फैमिली में उसकी मम्मी नहीं थी, डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, और मतलब काफ़ी ज़्यादा उस बेचारी को दिक्कत थी। तो ऐसा था कि जब उसका सेशन होता था तो मैं आके एक डिस्प्रिन खाती थी, और उस दिन मैं कहती थी जो मेरे सेशंस रखते थे कि सर आज ना सेशन मत रखना, ये लास्ट रखना, उसके बाद मैं डिस्प्रिन खाऊंगी, फिर मैं कुछ खाना खाऊंगी और मैं थोड़ी देर लेटूंगी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और वो इसीलिए भी कि उसकी वो प्रॉब्लम समझना और उस प्रॉब्लम को समझ के उसको अपने ऊपर हावी ना होने देना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है। उसके साथ साथ ऐसा कुछ करना कि मुझे ये लगे कि आज वो मुझसे मिलने आई थी तो उसकी कोई तो दिक्कत रिजॉल्व हुई होगी, बस इसी थॉट से मेरे को रहता है। उसमें मैं इतनी कंज्यूम हो जाती थी कि मैं कहती थी आज तो नहीं हो पाएगा, आप आज कुछ मत रखो, बस ये आखिरी रखना, इसके बाद मैं नहीं देखूंगी, इससे पहले रखने हो तो आप रख लिया करो। तो दिक्कतें इतनी ज़्यादा कईयों की होती है कि, और फिर वो बहुत लेट आते हैं, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है कि 4-5 साल इतना बैगेज क्रिएट करके वो मेरे पास आते हैं। तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, अरे अब मुझे 4-5 साल का तो बैगेज है, तो उसको भी उनको सॉल्व रिजल्ट भी करना। क्विक चाहिए होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पेशेंस है होता ही नहीं। मैं अपने क्लाइंट को पहले सेशन में बोलती हूँ कि दिक्कत ओवरनाइट बनी नहीं थी तो ओवरनाइट जाएगी भी नहीं। 5 साल में प्रॉब्लम आई है, कम से कम 1 साल तो दो कि वो रिजॉल्व हो जाए। मुझ पे भी भरोसा करो, अपनी एबिलिटीज पे भी भरोसा करो, धीरे धीरे होगा पर रिजल्ट आएगा। ये मैं पहले सेशन में बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपको लग रहा है मेरे पास कोई मैजिकल छड़ी है और मैं कुछ चेंज कर दूंगी, तो मैं नहीं कर सकती, तो मुझसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना। तो लोग कहते हैं नहीं 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 मैम हम समझ रहे हैं, फिर 2-3-1 महीने बाद बोलेंगे मैम कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है। मैं उस फीडबैक को भी ले लेती हूँ कि ठीक है आपको नहीं पड़ रहा। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट क्या माइंड पढ़ लेते हैं? मतलब हमने तो शुरू में ऐसा लगता है साइकोलॉजिस्ट जो है ना माइंड पढ़ लेते हैं। माइंड नहीं सर, हम ना बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। अगर मेरा टांग कांपता रहेगा, मैं ऐसे करती रहूँगी, तो साफ है कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, मैं कर रही हूँ पता नहीं क्या है, मेरा हाथ हिल रहा है, एंड दैट इज़ एंजाइटी। मेरा ऐसे चेहरा है, मैं स्माइल नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं बोल रही, देख रही हूँ, न्यूट्रल एक्सप्रेशन है, तो मतलब कोई चीज़ मन को ख़राब करे, तो ये माइंड पढ़ना नहीं है, ये बिहेवियर को, पोस्चर को ऑब्जर्व करना है। अगर कोई बोलता है वो माइंड पढ़ लेते हैं, मैंने तो आज तक नहीं सीखा है, ना मैंने अपने प्रोफेसर से सुना है, अपने सीनियर से। मैंने टॉप साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर ट्रेनिंग ली है इंडिया के, पर आई थिंक दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। सुहानी शाह तो पढ़ लेती है, आई एम श्योर शी हैज़ दैट स्किल। वो लेकिन वो कहती है मैजिक है, ये कोई थेरेपी नहीं है या कोई ट्रिक है सिर्फ, वो कैसे कर लेती है आई डोंट नो। तो कार्तिका जी, शी टॉक्स के आप हमारी पहली पॉडकास्ट गेस्ट थी, और वाकई में आपसे ना बात करके मुझे ये लगा कि ये तो वो इश्यूज हैं जो डेली हम घर पे, बाहर पे, दोस्तों के साथ हर कोई डिस्कस करता है, और डिस्कस ये करते हैं और सोल्यूशन नहीं आता है, और उनको लेकिन हमें ये भी लगता है कि ये तो प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन आपने वाकई में यार दिमाग के काफ़ी जाड़े काटे हैं कि इनकी थेरेपी होती है, इनके प्रोफेशनल्स होते हैं, और आपको बकायदा अगर इशू एक लेवल से आगे चला जाए तो आपको थेरेपी कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। जी। और बाकी जो आपके बारे में है वो डिस्क्रिप्शन में हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डाल देंगे। शी टॉक्स में हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और प्रोफेशनल के साथ बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। कार्तिका जी आप आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच।